देखिए, इस वीडियो में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो यूएनएफसीसीसी है, यानी जो पर्यावरण सम्मेलन की आपकी सीरीज़ चल रही है, उसी का पार्ट 3 मान लीजिए इसको, ठीक है? पार्ट 2 में हमने पढ़ा है क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसको एक पार्ट 3 मान लीजिए आप, जिसमें यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के जो कॉप पार्टीज़ होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। और अभी जो लेटेस्ट कॉप हुआ है, वो हुआ है कॉप 29, ठीक है? तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कहाँ हुआ है? बाकू। बाकू क्या है? कैपिटल है अजरबैजान की। 11 से 22 नवंबर 2024 को हुआ था, ठीक है? हर एक की इनमें क्या होती है? थीम होती है। तो अब की बार थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है? क्या थीम है? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। इसके कुछ आउटकम्स होते हैं हर बार कॉप के। क्या क्या आउटकम्स हैं वो हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला आउटकम है ग्लोबल कार्बन मार्केट, ठीक है? ग्लोबल कार्बन मार्केट। तो इसमें आपको सिर्फ इतना भी याद रख लोगे ना, आपकी पहला कार्बन मार्केट से रिलेटेड था। ये सीरियल वाइज याद हो तो ठीक है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये जरूर याद होने चाहिए कि पॉइंट्स जिनको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने खाली इसमें कार्बन मार्केट याद कर लिया, तो कार्बन मार्केट में क्या बात कही गई थी? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू ग्रीन हाउस एमिशन कम करना। अभी मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म क्या होता है? यानी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस का जो एमिशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, उसको कम कर सकते हैं। अभी मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो जो ग्लोबल मार्केट मैकेनिज्म जो मैं आपको बता रहा था, वो क्या होता है, देखिए ये आपके सामने लिखा है सबसे ऊपर यूएनओ। यूएनओ मीन्स होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर जहाँ पेन की टिप के हिसाब से चलिएगा आपको आसान पड़ेगा। उत्सर्जक ए लिखा हुआ है इधर, और इधर लिखा हुआ है उत्सर्जक बी। उत्सर्जक मतलब होता है एमिटर, जो कोई चीज एमिट करता है, मीन्स बाहर निकालता है, ठीक है? जैसे इंडस्ट्री क्या है? उत्सर्जक है, ठीक है? हम लोग भी उत्सर्जक हैं, लेकिन हम किसके उत्सर्जक हैं? CO2 के। हम CO2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। वैसे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर उत्सर्जक ए माना गया है और इधर उत्सर्जक बी माना गया है। इंग्लिश में देखिए नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, एमिटर ए, एमिटर बी। अब देखिए मान के चलिए यूएनओ ने इनसे कहा है कि एमिटर ए को भी हम लोग 100 टन की कैपेसिटी दे रहे हैं। कैपेसिटी मीन्स 100 टन तक आप CO2 निकाल सकते हो अपनी फैक्ट्री से, ठीक है? और उत्सर्जक बी को भी हमने 100 टन ही दिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते ना कि एक को 100 दिए तो एक को हम 80 देंगे। तो एक 100 टन की CO2 निकाल सकता है बाहर, और एक और 100 टन की निकाल सकता है बाहर। लेकिन जो उत्सर्जक ए था, ये था पुरानी टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है? तो इसने 100 तक तो निकाल ली, लेकिन इसने 20 और एक्स्ट्रा निकाली। 20 टन इसने, यहाँ पर देखिए पेन की निब को, 20 टन इसने एक्स्ट्रा निकाल ली, ठीक है? अब उत्सर्जक बी की बात करते हैं। इसने कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जो कि अ, 80 तक तो इसने करके अपना काम कर लिया, लेकिन अभी भी इसके पास 20 बची हुई है। कहने का मतलब है ये चाहे तो 20 टन और निकाल सकता है, ठीक है? तो ये जो ए वाला है, ये लॉस में चल रहा है देखा जाए तो, है ना? बी वाला फायदे में चल रहा है। फायदे में क्यों चल रहा है? क्योंकि अब भी ये 20 टन और निकाल सकता है, तो अब इसको फाइन नहीं लगेगा। लेकिन जो ए है, ये 20 ऑलरेडी एक्स्ट्रा निकाल चुका है, 20 टन, ठीक है, अपनी लिमिट से एक्स्ट्रा, तो इसको फाइन लगेगा। तो ये ए वाला क्या होता है, ये बी वाले से कॉन्टैक्ट करता है, कहता है आपकी जो 20 यूनिट बची हुई है, क्या मैं उनको यूज़ कर लूँ? तो ये बी वाले कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी यूनिट यूज़ कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट मीन्स आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा होता है ना, ये मार्केट लेवल पर होता है कि मेरी यूनिट ज़्यादा जा रही हैं, तो क्या मैं उनको कम करने के लिए आपकी यूज़ कर लूँ थोड़ी-सी? तो इन ये कहते हैं ठीक है, हमारी तो 80 पे फाइनल हो ही रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही तो देनी है हमें इसे, और 100 की हमारी लिमिट है ना? तो इस वजह से एक-दूसरे से जो खरीद वगैरह करते हैं ना यूनिट्स की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल मार्केट मैकेनिज़्म, ठीक है? समझ में आया आपके? ये जो पहला पॉइंट है ना ग्लोबल मार्केट वाला जो है, कार्बन मार्केट, इसमें मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है ये इसी पर बेस्ड है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाने का है, ठीक है? पॉइंट 2 पर आइए। न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल मीन्स एक ऐसा क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल डेवलप किया गया है, जिसमें क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, जैसे चाइना है, इंडिया है, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनके लिए क्लाइमेटिक फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? जो इंक्रीज की गई थी 100 USD, यूएसडी मीन्स यूनाइटेड स्टेट डॉलर, 100 USD से 300 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज कर दी गई है 2035 तक। ये आपको याद रखना है कि 2035 तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल है वो बढ़ा दिया गया है। कितना? 100 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर से कर दिया गया है, ठीक है? तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। आपको ये पूरा भी याद नहीं होता तो आप इसे इतना सकते हैं कि एनर्जी स्टोरेज की बात की गई थी फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है? किसकी बात की थी? खाली ये याद कर लीजिएगा आप, एनर्जी स्टोरेज। और कितना एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे हैं? ये 1500 गीगावाट, ठीक है?
कितने एनर्जी स्टोरेज की बात की गई है ये आपको याद रखना है, कितनी यूनिट थी, 1500 गीगावाट। अगले पर आइए, ग्रीन एनर्जी प्लेज यानी हरित ऊर्जा प्लेज, जो प्लेज लेते हैं ना हम लोग, शपथ लेते हैं, तो हरित ऊर्जा शपथ, इसमें क्या कहा गया है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, ठीक है, प्लस ग्रीन एनर्जी जोन्स और कॉरिडोर बनाएंगे, यानी जितने भी ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रीन एनर्जी जोन्स और कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब फिफ्थ नंबर पर आइए, फिफ्थ नंबर क्या कहता है, कॉप हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, मीन्स जाहिर सी बात है इसमें हाइड्रोजन की कोई ना कोई बात कही जाएगी, बस आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन डिक्लेरेशन से क्या था। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन आउटपुट, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हमें बढ़ावा देना है। करंटली 96 मिलियन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, उसे कम करना है। कहने का मतलब है अभी हाल फिलहाल में भी हम हाइड्रोजन बना रहे हैं जिसमें हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो 96 मिलियन का भी प्रोड्यूस हो रहा है ग्लोबल लेवल पर उसको कम करना है और हमें टोटली ग्रीन हाइड्रोजन आउटपुट पर आना है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, 96 मिलियन तक ले जाना नहीं है, 96 मिलियन तक जो हो रहा है फॉसिल फ्यूल के थ्रू उसे तो कम करना है, लेकिन मेनली क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन आउटपुट को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो, हाइड्रोजन फॉर, फोर ये वाला फोर है देखिए, ठीक है, नंबर्स वाला, हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो, इसमें क्या कहा गया है कि सस्टेनेबल हाइड्रोजन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इस तरह का आधारिक संरचना बनाई जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो जिससे कि आपका सस्टेनेबल हाइड्रोजन पावर एस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। मेनली क्या हुआ इसमें, सस्टेनेबल हाइड्रोजन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सातवां पॉइंट देखिए, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, ठीक है, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये हारमोनी नहीं है, हारमोनिया ही है, ठीक है, बजाने वाला नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना दूसरा वाला है ये, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसमें क्या बात कही गई है कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव किससे जुड़ा है, ये फार्मर्स से, जो स्पेशली फॉर फार्मर, जितने भी फार्मर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़ा हुआ है, जो क्या बात कहता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करना है, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पढ़ें कि COP29 में बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव किन पॉइंट से जुड़ा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मर से जुड़ा हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कही गई थी, ठीक है। 8th पॉइंट पर आइए, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, तो जाहिर सी बात है एनर्जी की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, ये ईयर आपको याद रखना है कि ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं किस साल तक जाकर के, 2030 तक, ठीक है, ये वाली बात कही जा रही है इसमें ग्लोबल लेवल पर। फिर आती है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कहते हैं कि टुगेदर फॉर ट्रांसपेरेंसी, ये फोर वाला फोर है, ठीक है, ध्यान रखना, टुगेदर फॉर ट्रांसपेरेंसी प्लस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस एक्यूरेसी एंड एसेसिबिलिटी। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहुत से देश कहते हैं कि हमने ये वाली टेक्नोलॉजी बना ली, हम इतना % कम कर रहे हैं, तो भैया उसे दिखाओ ना करके, आप उसे वर्बली या कागजों में नहीं दिखा सकते ना करके। कहने का मतलब है आपके किए हुए काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोला गया टुगेदर फॉर ट्रांसपेरेंसी, एक साथ सभी के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, किसमें, चाहे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कोई एक्यूरेसी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो आपका वो काम ग्राउंड रियलिटी पे दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने कागजों में वर्बली बता दिया, यानी आपके काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। अब इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग 10th पॉइंट पर। 10th पॉइंट क्या है आपका, रिड्यूसिंग मीथेन, ठीक है। इसमें क्या है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और UAE, ये सारे नाम याद रखने हैं आपको, के समेत 30 और देश हैं, वो 30 कौन है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, के समेत 30 देशों ने इस पर साइन किए हैं। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन प्रोड्यूस होती है ना उसको कम करना, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट तो अच्छा होता है ना फिर भी, लेकिन उससे भी जो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करना। अब इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं COP29 के कौन से एग्रीमेंट पर इंडिया साइन नहीं किया, तो वो है आपका,
ठीक है, मीथेन को रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी ऑलरेडी ऑर्गेनिक वेस्ट पर ही तो काम करता है कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट का ज़्यादा यूज़ करें खाद के तौर पे, ताकि हमें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करना पड़े, हम ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करें। तो इंडिया ने इस वजह से इस पर साइन नहीं किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वाले पॉइंट भी ऊपर जो लिखे हुए हैं। फिर आता है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। अब जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि जो जेंडर बाइसनेस होती है ना क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कि महिलाओं को आगे नहीं आने देना कार्यक्रम से, तो उन सब चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें एक बात आई है कि जेंडर एक्शन प्लान लाया जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं, जो COP30 होगा उसमें लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? जेंडर एक्शन प्लान, ठीक है, जिसमें जेंडर बाइसनेस जो है, वो जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो बात है वो दूर की जाएगी। फिर पॉइंट क्या है? इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़, यानी जो इंडिजीनियस पीपल हैं, यानी जो एक तरीके से ट्राइबल हैं, समाज से कम जुड़े हुए हैं या जो आज की टेक्नोलॉजी से कम जुड़े हुए हैं, उनको और लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना। किसके थ्रू? फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप के थ्रू, सुविधाजनक कार्य समूह। ऐसे सुविधाजनक कार्य समूह बनाए जाएं, फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएं, ठीक है, जो क्या करें? इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ को बढ़ावा दे। एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाली बात की जा रही है यहाँ पर, ताकि उनके थ्रू भी, उनसे जुड़कर भी, उनको टेक्नोलॉजी शेयर करके भी हम लोग क्या कर सकें? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से लड़ सकें, ठीक है। तो ये आपको 12 के 12 पॉइंट जो हैं, एक तरीके से सीरियल वाइज याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव था COP29 में, वो याद रखिएगा। पहला है लीड IT समिट। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था? लीड IT समिट। इसमें क्या है, इंडिया ने क्या करा? स्वीडन के साथ कोलैबोरेशन करा। किस चीज़ का? ताकि इंडिया को हम लो कार्बन इकोनॉमी कैसे बनाए, भारत को लो कार्बन इकोनॉमी कंट्री हम कैसे बनाए, ठीक है। कार्बन इकोनॉमी कम होनी चाहिए हमारी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी कार्बन कार्बन एमिशन भी। तो इंडिया ने किसके साथ किया कोलैबोरेशन? याद रखना, स्वीडन के साथ। किसके तहत? लीड IT समिट के तहत, ठीक है। क्या बनाने के लिए? इंडिया को लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट पर आइए, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपने पढ़ा है ये। ग्लोबल सोलर कैपेसिटी को 20 गुना बढ़ाकर 2050 तक ले जाना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2050 तक ग्लोबल सोलर कैपेसिटी जो है, सोलर लेवल की जो कैपेसिटी है ग्लोबल लेवल पर, उसको 2050 तक 20 गुना बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये इंडिया ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिया है। और फिर आता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इसमें क्या है कि जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, उनमें क्लाइमेट फाइनेंस, यानी जलवायु से संबंधित उनको वित्त प्रदान करना, ठीक है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी किस तरह से उन पर आने वाले डिजास्टर्स हैं उनको टैकल किया जा सके। तो ये है, ठीक है। अब ये चीज़ आप याद रखना, देखो स्टार बना के मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने COP29 में मेजर किन किन चीज़ों को पर बात की थी। एक तो भैया इक्विटी की बात की थी, मीन समानता की बात होनी चाहिए हर जगह। दूसरा क्लाइमेटिक जस्टिस, जलवायु न्याय मिलना चाहिए। जलवायु न्याय का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई नीति बना रहे हैं तो सबके लिए एक जैसी रखें, और अगर जो कोई फंड बना रहे हैं तो प्रॉपर वो मिलना चाहिए फंड उस कंट्री को, ठीक है, उतना ही मिलना चाहिए, और उनका क्रियान्वयन होना चाहिए अच्छे से। तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है, वही वाली बात जो मैंने अभी बताया ना। क्लाइमेट फाइनेंस मीन्स कोई भी फंड अगर जो रिलीज किया जा रहा है किसी कंट्री के नाम पे, तो प्रॉपर वो मिले उसको उतना जितनी उसको नीड है, ठीक है। समानता की बात करी, फंड की बात करी, और बीच में जो लिखा है क्लाइमेट जस्टिस मीन्स जलवायु न्याय का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आप ना हर एक के लिए एक जैसा न्याय रखें। ये नहीं कि अमेरिका ने 100 टन किया है तो अमेरिका को थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज या पावरफुल कंट्री मान के उस पर कम इल्ज़ाम लगाया, और कोई दूसरा कंट्री बेचारा 100 टन यूज़ कर रहा है तो उस पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, है ना। तो ये क्लाइमेट जस्टिस में आ जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए इंडिया ने बात करी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ऊपर वाले भी और ये भी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो COP29 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सिर्फ 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्लाइमेट फाइनेंस, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल स्टॉक टेक। ये स्टॉक चेंज नहीं है या स्टॉकहोम नहीं है, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसी की बात हो रही है, ग्लोबल लेवल पर कितना स्टॉक है कार्बन एमिशन का, कितना कम करने की बात कर रही है, उन चीज़ों को लेकर है। क्लाइमेट फाइनेंस आपको बता ही दिया। मिटिगेशन एंड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि वो डेवलप कंट्रीज़ का फ़र्ज़ है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, जिसे इक्विटी में काउंट किया जाता है। कि समानता की तो बात करते हैं लेकिन देते तो है नहीं टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो भी टेक्नोलॉजी वाली बात आ जाती है, भाई ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस की आप बात कर रहे हो, क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर रहे हो, तो आप कम से कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो करो। और मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मतलब होता है कैसे आप उसको, उसके साथ आप मतलब लड़ सकते हो समस्या को, कैसे मिटिगेट कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे उन समस्या को अडेप्ट कर सकते हो अपने साथ। तो ये उन चीज़ों को लेकर के बात कही जा रही है कि आप कैसे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होंगी, उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हो और अपने साथ साथ अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं चारों, याद रखना। इंडिया ने क्या अपनी 3 बात कही है, स्टार बना करके जो लिखा हुआ उनको याद रखना, और ये ऊपर के सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब आपका ये जो COP29 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। बस एक बार आपको रिवाइज करना है तो ये आपका हो जाएगा। ओके।